देखो सी है फर्स्ट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विद द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. We need to find the number of the numbers between 5,000 and 10,000 by using the digit 13579 and the repetition is not allowed. Number of the numbers between 5,000 and 10,000 और उसके जो digits हैं वो हैं 13579. Repetition is not allowed. So first of all, look the numbers between 5,000 and 10,000. That means it's obvious that the number is going to be a 4-digit number. It's a 4-digit number. I hope that all of you agree. क्योंकि यदि वो नंबर 5 डिजिट होगा तो वो डेफिनेटली 10,000 से बड़ा होगा. दिस इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब नंबर इज मोर देन ऑफ द 5,000. इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन द 1,000 प्लेस इज मोर देन और इक्वल टू द 5. If this place is more than or equal to the 5, the every number made through using these digits, repetition is not allowed, is more than of the 5,000. तो अब देखो जो ये 1,000 प्लेस है वो 5 और उससे बड़ा है. तो 1,000 प्लेस को फिल करने के लिए we have 5, 7 and 9. That means the 1,000 place can get filled by 3 ways. अब जो रिमेनिंग जो 100 प्लेस है 100 प्लेस के लिए 1,000 प्लेस 5, 7, 9 से फिल होगा. अब 100 प्लेस के लिए 5 will not be the available one, so it can get filled by any of 1, 3, 7 and 9. That means ये प्लेस हमारी फिल होगी 4 ways से. सिमिलरली अब 2 डिजिट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे हैं 3, तो 10th प्लेस विल गेट फिल्ड बाय 3 ways. और ये लास्ट में जो यूनिट प्लेस है दैट गेट्स फिल्ड बाय 2 नंबर ऑफ ways. So the total number of the numbers, since हमें numbers के लिए चारों digit fill करने हैं, तो इन सभी का multiplication होगा, and this quantity is going to be the 12 into 336 or multiplied by 2. That means the net number is 72. All right बच्चों, सभी को clear हो गया? हाँ जी सर. Okay. देखो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वन. और इस बार जो है जेईई मेंस में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत सारे डुएबल क्वेश्चंस हैं, जो कि यदि आपकी प्रिपरेशन 2 साल तक आपने की हुई है, एक कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को सॉल्व करते हो, यू गिव इट आउट टाइम 70 to 75 मिनट्स, तो काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टुवर्ड्स द इंफिनिटी 1 plus 2 minus 3. देखो ऑब्जर्व करो 1 plus 2 minus of the 3 plus 4 plus 5, but it's minus 6. That means next will be 7 plus 8 minus 9. And in that way this continues up to 3n minus 2 plus 3n minus 1 minus of 3n. The last one जो कि थोड़ा सा क्लियर नहीं है वो है minus 3n whole divided by square root of 2n की power 4 plus 3n minus 1 minus of root of n की power 4 plus n plus of the 3. ये लिमिट हमें फाइंड करनी है. लिमिट फाइंड करनी है तो जो पहला टास्क होगा वो टास्क हमारा होगा कि सीरीज के सम को फाइंड करना. वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. अब देखो सीरीज का सम कैसे फाइंड करोगे. सीरीज में टोटल 3n टर्म्स हैं, बट जो ये टर्म्स है ना, लाइक जो टर्म्स 3 के मल्टीपल हैं, these are the natural number starting from 1 to 3n. 1 से स्टार्ट हो रहा है 3n पर एंड हो रहा है. बट जो 3n वाले टर्म्स हैं लाइक 3, 6, 9, 12 एटसेट्रा, इन दैट वे दिस कंटिन्यूज अप टू द 3n. ये टर्म्स नेगेटिव हैं. तो व्हाट शुड वी डू कि इन टर्म्स को एक बार हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा नेचुरल नंबर अप टू द 3n आ जाएगा. इसमें डेफिनेटली सबसे पहला टास्क यही है कि ये हमें सम फाइंड करें. फिर लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टुवर्ड्स द इंफिनिटी है. दैट मींस डिनोमिनेटर में जो n के सबसे बड़ा टर्म होगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे. तो अब जो टास्क है वो हमारा यही है, सम को फाइंड करना. तो हमने क्या किया, जो टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं हमने पहले उनको ऐड कर लिया. सो दिस बिकम द सम ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू द 3n. और सिंस इनको ऐड किया हमने 3, 6, 9, 12 एटसेट्रा को, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे, एक बार ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है तो सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स हो जाएंगे.
2 times 3 plus 6 plus of the 9. In that way, this continues up to the 3n. अब देखो पहले ये सम फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3n नेचुरल नंबर. सो दिस इज 3n multiplied by 3n plus of the 1 whole divided by of the 2. इससे सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म से 3 कॉमन लोगे तो 6 आ जाएगा. And then this is 1 plus 2 plus 3 up to the n. So sum of the first n natural number, which is n into Yes, n sir. plus 1 by 2. अब जो ये लिमिट का एक्सप्रेशन है उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारा ये हो गया. So that means the net limit becomes to be the limit of n approaches towards the infinity. N approaches towards the infinity 3n multiplied by 3n plus of the 1 divided by of the 2 minus of 6n by 2. तो इसको लिख देते हैं 3n multiplied by n plus 1 और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n की पावर ऑफ द 4 प्लस ऑफ द 3n माइनस ऑफ द 1 और ये टर्म है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n की पावर ऑफ द 4 प्लस ऑफ द n प्लस ऑफ द 3. अब देखो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा टर्म है जो कि इंफिनिटी जनरेट कर रहा है वो है n की पावर 4 का टर्म और वो भी रूट के अंदर है. n की पावर 4 का टर्म है और वो भी रूट के अंदर है. तो दैट मीन्स अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर है वो n की पावर 4 नहीं है. n की पावर 4 ऑलरेडी रूट में है. डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी n की पावर है वो n स्क्वायर है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करोगे? n स्क्वायर से डिवाइड करोगे. न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना होगा, डिनोमिनेटर को भी n स्क्वायर से डिवाइड करोगे. अब देखो जब ये डिवाइड करोगे तो एक n न्यूमरेटर में एक n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा और ये n फर्दर जो डिवाइड होगा वो इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इसमें डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स ये चीज आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ऑफ द 1 बाई n minus of the 3 times of 1 plus of the 1 by n. This is numerator. Denominator में देखो क्या होगा? डिनोमिनेटर में n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रूट सर के अंदर फर्स्ट टर्म वाला में 3/2 होगा ना? पढ़. अच्छा न्यूमरेटर के 3 फर्स्ट टर्म डिवाइडेड में बाई 3/2. 3 डिवाइडेड बाई 2 भी है ये. हाँ बिल्कुल राइट है. ये n स्क्वायर से डिवाइड होगा ये वाला टर्म. ये n स्क्वायर है तो रूट के अंदर n की पावर 4 से डिवाइड होगा. n की पावर 4 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस ऑफ द 3 डिवाइडेड बाय ऑफ द n क्यूब माइनस ऑफ द 1 अपॉन n की पावर 4 और ये टर्म आ गया माइनस रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ द 1 अपॉन n क्यूब प्लस ऑफ द 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 4. नाउ एज n अप्रोचेस टुवर्ड्स द इंफिनिटी तो 1 बाय n 0 की ओर टेंड होगा. n इंफिनिटी की ओर टेंड हो रहा है, 1 बाय n 0 की ओर टेंड होगा तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये नंबर 0 हो गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया. तो ओवरऑल जो नेट वैल्यू है, ओवरऑल जो ये नेट वैल्यू है, दिस वैल्यू बिकम्स टू बी इक्वल टू दी न्यूमरेटर में टर्म आ जाएगा 9/2 माइनस 3, 9/2 माइनस ऑफ दी 3 और डिनोमिनेटर में ये √2 माइनस ऑफ दी 1 हो गया, √2 माइनस ऑफ दी 1. अब बस इसको रैशनलाइज कर लोगे. That's all. देखो see here question is very simple one. It's not difficult at all. जब भी लिमिट में सम होती है या तो वो इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट होगा और इफ इट इज नॉट इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट तो आपको ये सोचना है इस सीरीज का सम कैसे फाइंड करना है. तुम्हें याद हो हम क्लास में ऐसे करते थे कि उसमें इवन टर्म्स नेगेटिव होते थे तो उनको एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते थे और फिर हर एक टर्म से 2 कॉमन ले लेते थे. यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा इन्होंने और आगे सोचा कि हम 3 के बाद 2 हर एक 3 में से एक टर्म को निगेटिव करते हैं और जो निगेटिव वाला नंबर है वो 3 का मल्टीपल ले लेते हैं. बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के थ्रू आप सम को फाइंड कर सकते हो. ओके ऑलराइट बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो सी नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 and Z2 are the complex number. Z1 is 2 plus 3 iota. Z2 is 3 plus 4 iota.
in Z satisfies the condition mod of Z minus Z1 का whole square plus Z minus of the Z2 का whole square equal to the Z1 minus Z2 का whole square. So you need to find the locus of Z. Again Z1 और Z2 दोनों known है और Z हमारे इस condition को satisfy कर रहा है. We need to find the locus of Z. तो simply Z को क्या put कर दोगे x plus iota y और इसे simplify कर लो. देखो Z है x plus iota y. If we take the Z to be x plus of the iota y, तो जो ये वाला टर्म है इसका रियल पार्ट आ जाएगा x minus 2 एंड इमेजिनरी पार्ट होगा y minus of the 3 क्योंकि Z1 का वैल्यू 2 plus 3i है. तो ये टर्म हमारा आ गया x minus of the 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ the y minus of the 3 का होल स्क्वायर. x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर. Similarly, जो second term होगा, this is going to be the x minus of the 3 का whole square plus of the y minus of the 4 का whole square. This is equal to the mod of Z1 minus Z2. Z1 minus Z2 हो जाएगा real part minus 1, imaginary part is going to be the iota, so that means this is 1 plus of the 1. बस इसे simplify कर लो. This is the equation of circle. तो locus of Z क्या आ जाएगा? Circle. If it is asked कि सेंटर और रेडियस क्या है तो उसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर लोगे. देखो इसे सिंप्लीफाई कर दूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस ऑफ द 2y स्क्वायर, x का टर्म माइनस 4x माइनस 6x, सो दैट मीन दिस बिकम्स टू बी द माइनस ऑफ 10x. y का टर्म माइनस ऑफ द 6x माइनस ऑफ द 8 माइनस 6y माइनस 8y, so that means this is minus of the 14 times of y. Constant term is 4 plus 9, 13. 13 or 9, 22. 22 or 16, 38. 38 plus of the 2. So that means this becomes to be the plus of the 36 is 0. और 2 से divide कर दोगे तो x square plus of the y square minus of the 5x minus of the 7y plus of the 18 is 0. So you can find it out the center and radius. Okay. Is that clear? Yes, sir. सबको आ गया समझ Yes. में? हाँ जी सर. Here, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी कर सकते थे. ज्योमेट्रिकली ये क्या होगा? Z का डिस्टेंस Z1 से. सपोज हियर यदि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में वी हैव 2 पॉइंट्स, वन इज गोइंग टू बी दी Z1 और सेकंड क्या है हमारा Z2. तो जो Z का और ये जो राइट साइड है दिस इज गोइंग टू बी दी फिक्स्ड वन. ये हमारा कितना आ रहा है 2. Z minus Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z minus Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू दी 2 का स्क्वायर. यहां से देखो हियर ये Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस है. सपोज Z यहाँ पर है तो ये हमारा जो पहला टर्म आया इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर वो ये वाली डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है. इसका मीनिंग है इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, दोनों का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है. So that means ये वाला जो एंगल है ये एंगल क्या आ गया 90 डिग्री, which implies that Z lies on a circle for which Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सर्कल का डायमीटर हो गया. डायमीटर हो गया क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है. Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट Z पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है. So Z must have to lie on a circle with Z1 and Z2 as one of the diameter. तो सेंटर क्या आ जाएगा इनका मिडिल पॉइंट और फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r के इक्वल होगा. तो यू कैन फाइंड दी r. अदरवाइज ज्योमेट्री से नहीं करना तो बेसिक यही है. Z को कितना पुट कर दोगे x प्लस ऑफ दी iy और कोई टफ नहीं है कैलकुलेशंस. एक्सक्यूज मी सर. सर अगर उस हाँ. क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं होता तो वो इलिप्स फॉर्म करता ना. हाँ वो इलिप्स होता और उसके लिए आपको ये चेक करना पड़, इनफैक्ट ये इलिप्स नहीं होता ये लाइन सेगमेंट होती बेटा. देखो क्या है Z का Z1 से डिस्टेंस एंड Z का Z2 से डिस्टेंस Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है. इलिप्स फॉर्म करने के लिए जो सम आना चाहिए वो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए. सपोज ये Z1 है ये Z2 है
और z हमारा इस तरीके से है कि इसका z1 से डिस्टेंस का सम और z2 से डिस्टेंस का सम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है, सो z मस्ट हैव टू लाई इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी सर। देखो इलिप्स कब होता, सपोज ये आ जाता z माइनस ऑफ दी 1 प्लस ऑफ दी z प्लस ऑफ दी 5, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी 10। तो अब z का 1,0 से डिस्टेंस, z का -5,0 से डिस्टेंस, इनका जो नेट सम है वो नेट सम किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। नाउ इन दिस केस z कैन नॉट बी द लाइन सेगमेंट। देखो सी, सपोज हमारा एक पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट आया, another is -5,0, वो ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 है, और z इस तरीके से है कि इनका इन दोनों से जो डिस्टेंसेस का सम है वो नेट सम 10 के इक्वल है। सो z मस्ट हैव टू लाई ऑन द इलिप्स, इट कैन नॉट बी ऑन द लाइन सेगमेंट, इट विल लाई ऑन द इलिप्स, जिसके लिए ये दोनों जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होंगे, फोकस। तो सेंटर इज गोइंग टू बी देयर मिडिल पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी सर। Yes, sir. चलो ओके। देखो here now let us move to next question, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और हो सकता था ऐसा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी होता, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते थे इससे। Given that x and y, each of them lies between 1 to 25 and they are integer, x comma y जो है they belongs to the integer। अब ये हमसे पूछा गया है how many pairs of x and y are there so that x plus y is divisible by 5, x plus y क्या हो, 5 से डिविजिबल हो। अब देखो x प्लस वाई, मैंने जैसे आपको बोला था x प्लस वाई है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, या x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है। इन सभी में हम क्या करते हैं, हमें 5 से डिविजिबल चाहिए, तो हम 5 के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होंगे। तो 5 के रिस्पेक्ट में नंबर्स कितने टाइप के होंगे, नंबर में भी 5 का मल्टीपल होगा, या 5 का मल्टीपल प्लस ऑफ दी 1 होगा, 5 का मल्टीपल प्लस 2 होगा, 5 का मल्टीपल प्लस 3 होगा, या 5 का मल्टीपल प्लस 4 होगा। समझ गए हो ना? ये ऐसे बताए थे ना क्लास में, यहाँ पे ये सिंपल है, सिर्फ Yes, sir. एडिशन ही है, हमने 4 पावर तक के किए हुए थे। अब देखो हमें चाहिए x प्लस वाई इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर के 25 तक हैं, दैट मीन्स हर एक वेराइटी के हमारे 5 नंबर्स हो गए। देयर आर 5 वैरायटी, और हर एक वैरायटी के जो नंबर्स होंगे वो 5 हो जाएंगे। लाइक 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25। 5 के प्लस 1 क्या होगा, 1, 6, 11, 16, 21। सिमिलरली अदर्स हो जाएंगे। अब हमें ये सोचना है कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो पॉसिबिलिटी बनाओ, x प्लस वाई 5 से डिविजिबल हो, एक हो सकता है दोनों ही 5 के मल्टीपल हो जाए, x और y दोनों ही क्या हो, 5 के मल्टीपल हो जाए। यदि दोनों 5 के मल्टीपल हो गए तो x के बेस 5 है और y के बेस भी 5 है, दैट मीन्स नेट कितना आ जाएगा, 25। 25 ये किस टाइप के पेयर हो गए, 5, 5, 5, 10, 5, 15 एटसेट्रा। नेक्स्ट देखो, यदि एक 5 के प्लस 1 आ जाता है तो सेकंड क्या आना चाहिए, 5 के प्लस 4। यदि हमारा ये 5 के प्लस ऑफ दी 1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 5 के प्लस ऑफ दी 4, और वाइस वर्सा भी हो जाएगा, वाइस वर्सा भी हो जाएगा, मीनिंग देयर बाय दिस बिकम 5 के प्लस 4, ये कितना आ जाए, 5 के प्लस ऑफ दी 1। ओके, अब देखो इसके केसेस, x ये है और y ये है, तो कितने वेज आ गए, 5 इंटू 5, और वाइस वर्सा है तो दैट मीन्स ये हमारा 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, which is going to be the 50। ओके,
और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? Yes, sir. सर 5k 5k plus plus 2 and 5k plus 3. 5k+2 and 5k+3, और इसका वाइस वर्सा 5k+2 and 5k+ ऑफ दी 3, या फिर इसका क्या आ जाए, वाइस वर्सा आ जाए, उसके भी वेट कितने हो जाएंगे, 50। तो 50. हमारे पास 3 केसेस आ गए, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो ओवरऑल नेट कितना आ जाएगा, सबका सम कर दोगे तो वो 125 आ जाएगा। ओके, देखो सी है, ये ध्यान दो यहाँ पर, ये सिंपल है, x+y। सपोज ऐसा आ जाता x⁴ प्लस ऑफ दी y की पावर 4, तो फिर आप क्या करते, इनको आइडेंटिफाई करते कि x⁴ और y की पावर 4 किस टाइप का होगा। नंबर यदि 5 का मल्टीपल है तो इसकी पावर 4 भी 5 का मल्टीपल होगी, है ना। यदि पावर 4 करोगे तो वो भी क्या आएगा, 5 का मल्टीपल ही आएगा, राइट और नॉट। और यहाँ पर भी यदि पावर 4 करोगे तो वो 5k+1 रहेगा, लेकिन जब ये पावर 4 करोगे तो ये 5k+ ऑफ दी 1 फॉर्मेट आ जाएगा। वेरीफाई करना, ये लास्ट में 2 की पावर 4 होगा विच इज 16 एंड 16 इज 5k+1, और जब ये पावर 4 करोगे तो ये भी कितना आएगा, 5k+1 फॉर्म आएगा, 81, और जब इसको 4 करोगे तो ये 64 आएगा। तो दैट मीन्स ये हमारा 5k+ ऑफ दी 4 आ जाएगा। फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डिफाइव डिविजिबल कब होगा, जब दोनों नंबर ये आ जाए, या एक नंबर 5k+1 हो और दूसरा क्या हो, 5k+4 हो। ये हमने ऐसे क्लास में किए थे 4 पावर्स वाले, और यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया कि उनका डायरेक्ट एडिशन ही पूछा जाए। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन ये है, देखो सी, इंटीग्रेशन 0 to 2 e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ द t का मॉड इंटू dt, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i। यहाँ पर यदि आप इंटीग्रेशन को देखो, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दी t, ठीक है ना। तो जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है वो t है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, और x इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन जो i है इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ x, और फिर जब i x का फंक्शन होगा तो हम उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा फिर हमें। अब देखो फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर मॉड का टर्म है, ये टर्म मॉड का है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो t का वैल्यू है वो x से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। और t इज गिवन टू बी लाइन बिटवीन 0 to 2, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो t की लिमिट है। t हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 को बिलोंग कर रहा है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई, प्रॉब्लम तो यही है, बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये पता करना पड़ेगा t x से बड़ा है या t x से छोटा है। t के वैल्यू 0 से बड़े हैं, 0 से 2 के बीच में है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि t x से बड़ा है या फिर t का वैल्यू x से छोटा है, तभी तो मॉड सिंप्लीफाई होगा और वो हम आंसर को फाइंड कर पाएंगे। तो t x से बड़ा है या x से छोटा है वो x की वैल्यूज पर भी डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लाइक देखो सी, सपोज इफ आई से कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है और t 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, t x से बड़ा हो गया, t x से बड़ा हो गया। फिर सिमिलरली यदि हम ये कहें कि x का वैल्यू 2 से छोटा है और t 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, t 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या होगा, अब t x से छोटा आ जाएगा, दैट मीन्स ये कंडीशन आ जाएगी। और यदि एक केस हो कि x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या सिचुएशन होगी, जब तक t x से छोटा है, x भी 0 से 2 के बीच में है और t भी 0 से 2 के बीच में है, तो टिल x इज गोइंग टू t इज स्मॉलर देन ऑफ द x, ये पॉजिटिव होगा, और t जब x से बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा।
दैट मीन जो आई एक्स है वो 3 पार्ट में स्प्लिट होगा। एक पार्ट जब x 0 से छोटा है, एक पार्ट जब x 0 से 2 के बीच में है, और एक पार्ट है जब हमारा x 2 से बड़ा है। राइट बच्चों, इमेजिन हुआ? Yes, sir. Yes, sir. देखो सी सिंपल मॉड की ही प्रॉब्लम है, मॉड को सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर मॉड में जो क्वांटिटी है ना वो एक ऑलरेडी वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है। तो दैट मीन्स ये मॉड कैसे सिंप्लीफाई होगा? वी शुड नो द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, एंड इट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ द एक्स। और टी के जो वैल्यूज हैं दे आर गिवन इन अ इंटरवल ऑफ 0 to 2। तो देखो मैं तीनों केसेस में लिखता हूं। यदि x 0 से छोटा है तो दैट मीन्स t का वैल्यू x से बड़ा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e की पावर ऑफ t माइनस ऑफ द x इंटू dx। ये कब आ गया? जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। मानते हो बच्चों? Yes, sir. अब इसमें देखो e की पावर माइनस एक्स तो कॉमन आ गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 2 तक, तो ये आ गया ई स्क्वायर माइनस ऑफ दी 1। सो दिस इज आई एक्स और मे बी एफ एक्स, जबकि x 0 से छोटा है। क्या वैल्यू इसकी आएगी? e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यदि x 2 से बड़ा है तो x माइनस टी पॉजिटिव ही हो गया, तो दैट मीन दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e की पावर ऑफ x माइनस ऑफ डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर x बाहर, e की पावर ऑफ माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर t माइनस ऑफ e की पावर ऑफ दी t। जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ e की पावर ऑफ माइनस ऑफ 2। एग्रीड बच्चों? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, x लाइज बिटवीन 0 to 2, और t भी हमारा 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो दैट मीन जब तक t x से छोटा है, t क्या है? x से छोटा है, तो ये पॉजिटिव होगा, और t x से जब बड़ा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन इस केस में ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा, 0 से लेकर के x तक। 0 से x तक ये वैल्यू आ गई e की पावर ऑफ x माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, and next it becomes to be from x to 2। t x से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर t माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई dx। ऑलराइट, देखो समझो x 0 से 2 के बीच में है, x 0 से 2 के बीच में है, और जो t है वो भी हमारा 0 से लेकर के 2 के बीच में ही है। तो डेफिनेटली क्या होगा? 0 से 2 के बीच में कहीं पर x होगा। तो जब t x से स्मॉलर होगा, लाइक यहाँ पर देखो सिचुएशन ऐसी है, ये 0 से 2 है और x हमारा यहाँ पर है, x यहाँ पर है। तो जब t इस वाले पार्ट में होगा तो x माइनस टी पॉजिटिव होगा, और जब t इस वाले पार्ट में होगा तो x माइनस टी निगेटिव होगा। तो इसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आ गया, e की पावर x कॉमन हो गया, e की पावर ऑफ दी माइनस टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस e की पावर t, सो दैट इज माइनस e की पावर माइनस x, और माइनस माइनस ये प्लस 1 आ गया। यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा e की पावर ऑफ दी माइनस x, e की पावर t का इंटीग्रेशन, तो दिस इज गोइंग टू बी e स्क्वायर माइनस ऑफ दी e की पावर ऑफ x। इसको देखो सिंप्लीफाई करो, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स -1 हो जाएगा, और ये प्लस e की पावर ऑफ x हो गया। दैट मीन्स ये टर्म आ गया हमारा 1 प्लस e की पावर ऑफ x, और ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा e Excuse me, स्क्वायर। sir, वो -1 नहीं होगा? कहाँ पर? हाँ सॉरी, -1 होगा। -1 प्लस e की पावर x प्लस ऑफ दी ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस एक्स, और ये भी माइनस हो गया।
So now we can write the fx, पीस वाइज डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब fx की तीनों पार्ट हमारे आ गए और फिर हमें fx का मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। देखो पहला था x जब 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा था तो ये वैल्यू आई थी हमारी e की पावर e स्क्वायर माइनस 1, e स्क्वायर माइनस ऑफ दी 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर ऑफ माइनस x, e की पावर माइनस x। नेक्स्ट था व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू 2, 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो इसको यदि सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया e की पावर x प्लस ऑफ दी e स्क्वायर multiplied by e की power of the minus x and minus of the 2. And third is going to be when x is more than or equal to the 2, more than or equal to the 2, तो ये वैल्यू हमारी आई थी x is more than or equal to the 2, तो ये आ गया था e की पावर x multiplied by 1 minus e की power of minus of 2. This is piecewise definition of fx. अब हमें fx का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखो सी हियर देखते हैं, अब तीनों पार्ट को एनालाइज करते हैं। x यदि 0 से छोटा है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि e स्क्वायर माइनस 1 तो पॉजिटिव ही है और e की पावर माइनस x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 से छोटे पर ग्राफ इस टाइप से आएगा। अब देखो 0 से 2 के बीच में e की पावर x भी है और ये भी है, दैट मीन इसके लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि कहां पर ये पॉजिटिव है कब निगेटिव है, ये कैसा है। तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा e की पावर x minus of e square multiplied by e की power minus x, this is going to be the 0, e की power of 2x is going to be the e square, that means x का वैल्यू 1 आ गया। तो अब देखो सी हियर व्हाट विल हैपन इज, इसका यदि हम इसको और प्रॉपर वे में एक फॉर्मेट ये लिख सकते हैं e की पावर 2x माइनस ऑफ द e स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ e की पावर x। तो ये क्लियर है 0 से 1 तक ये नेगेटिव होगा, तो 1 के बियॉन्ड ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो लाइक ये हमारा 0 आया x, ठीक है ना, ये से हियर ये x एक्सिस है, यहाँ पर जो है x 0 आ गया। 0 से 1 तक ये फर्दर डिक्रीज कर रहा है, 0 से 1 तक ये फर्दर डिक्रीज कर रहा है, फिर 1 से लेकर के 2 तक ये वापस से इंक्रीज कर रहा है, तो ये वापस से इंक्रीज हो गया। और 2 के जो बियॉन्ड है वो फर्दर ये वापस से देखो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो 2 के बियॉन्ड ये वापस से इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप का ग्राफ आ गया। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर ऑब्टेन होगी, 1 पर, 1 पर ऑब्टेन होगी। सो दैट मीन f1 इज गोइंग टू बी दी f मिनिमम, और बस यहाँ पर x को 1 पुट कर देना, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी e, और ये भी इनफैक्ट e ही आ गया e, और ये कितना हो गया -2। तो दैट मीन दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ e माइनस ऑफ 1। ठीक है बच्चों, यस सर। समझ में आ गया Yes, ना? sir. देखो सी सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पहले हमें फंक्शन को कैलकुलेट करना है और फिर मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है इसकी मिनिमम वैल्यूज। तो आप हर एक फंक्शन को एनालाइज करो, e स्क्वायर माइनस 1 ये एक पॉजिटिव नंबर है, e की पावर माइनस x तो क्या होता है, डिक्रीज करता है 0 से छोटे पर, माइनस इंफिनिटी पर इंफिनिटी होगा, 0 पर कितना आ जाएगा 1, तो ये एक डिक्रीजिंग, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी का रहता है कि 0 से 2 में ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो हमने इसका डेरिवेटिव आइडेंटिफाई किया, साइन आइडेंटिफाई किया, तो पता लगा 0 से 1 तक ये फर्दर और प्लंज कर रहा है, फिर 1 के बियॉन्ड ये क्या होता है, उठना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज होना स्टार्ट करता है और फर्दर इंक्रीज करता है। तो पहले ये प्लंज किया 0 तक, फिर 0 के बियॉन्ड फर्दर और प्लंज किया, 0 से 1 तक ये राइज हुआ, फिर फर्दर राइज हो गया। तो दैट मींस मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर ऑब्टेन हो जाएगी, 1 पर ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। अब ये भी आ सकता है जैसे क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाए पेपर में कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है,
तो इसके डाउट पॉइंट्स क्या होंगे, 0 and 2 होंगे। कॉन्टिन्यूअस तो हर एक पर होगा, कॉन्टिन्यूअस तो हर एक पर होगा, बट 0 और 2 पर आपको चेक कर लेना वेदर इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस जेईई एडवांस में आए हुए हैं कि इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएबल आइडेंटिफाई करना कि किन पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो here, this is a question based on the solutions of the equation. It's a tan inverse of 2x by 1 minus x square plus cot inverse of 1 minus x square by 2x is equal to the pi by 3 and x lies from minus 1 to 1. X lies from minus 1 to 1. देखो क्या होगा, since x minus 1 to 1 है, ये तो सिंपल है, ये कितना हो गया, twice of tan inverse x. Yes, sir. So tan inverse 2x upon 1 minus. हो गया। अब देखो प्रॉब्लम इसमें आएगी, x यदि -1 से 1 है ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। पॉजिटिव होता है ना तो tan इनवर्स cot इनवर्स के रेंज मैच करते हैं, बट निगेटिव में मैच नहीं करते हैं, है ना, निगेटिव में मैच नहीं करते हैं। लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज कि tan इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू द cot इनवर्स ऑफ 1 by x प्रोवाइडेड दैट x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 1। लेकिन यदि x निगेटिव होगा ना तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, और जो cot इनवर्स ऑफ 1 by x है, cot इनवर्स ऑफ 1 by x है, ये स्टिल हमारा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इक्वालिटी करने के लिए दोनों में क्या करते हैं, पाई को ऐड कर दिया जाता है। वी ऐड दी पाई बोथ दी साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव में आएगा, पाई बाई 2 से बड़ा होगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा, ये माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में होगा। तो ऐड कैसे करोगे, पाई करोगे। तो दैट मीन्स सिर्फ ये नहीं कर देना कि इसको आप ऐसे लिख दो कि tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x स्क्वायर। tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x स्क्वायर ये तभी होगा जब x पॉजिटिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो आपको Yes, ये sir. मैंने आप, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? देखो सी ये चीजें आप ध्यान दी जाती हैं, जब एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में करते हैं ना, तो ये तभी वैलिड होते हैं जब दोनों के रेंजेस सेम हो। और रेंजेस सेम नहीं है तो या तो माइनस साइन लगाना, या पाई को ऐड करना, या पाई को सब्ट्रैक्ट करना, उसके थ्रू ऑब्टेन होते हैं। तो माइनस साइन से नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारी ऑब्ट्यूस आएगी, और ये क्या आएगा, निगेटिव में एक्यूट एंगल, निगेटिव में एक्यूट एंगल, तो माइनस साइन से नहीं इक्वेट होगा, बल्कि पाई को इस साइड ऐड करना पड़ेगा। तो दो केस करने पड़ेंगे। फर्स्ट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया 2 times tan इनवर्स x, और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 minus x स्क्वायर, सो दैट मीन द 2 times of tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू द पाई बाई 3, सो दैट मीन tan इनवर्स x का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 12। तो जो x का वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा 10 पाई बाई 12, दैट इज 2 माइनस ऑफ रूट 3। फिर सेकंड केस करोगे जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो ये तो हमारा सेम है, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, बट ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो tan इनवर्स cot इनवर्स 1 बाई x क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x, so that means this is going to be pi plus of the tan inverse of 2x divided by 1 minus x square, which is equal to the pi by 3. So that means ये आ गया 4 times of tan inverse x, which is equal to the minus of 2 pi by 3. So the value of x is going to be equal to the tan of minus of 2 pi by 12, that means tan of minus pi by 6, which is minus 1 by root 3. तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। अब इसको इनका सम फाइंड कर लेना, और वो सम